Hello everyone, in this video we are going to learn about the current affairs which are related to finance. As we all know that the dynamic part of the finance is very essential for your examination. तो हम इस वीडियो के अंदर फाइनेंस करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स विच आर अराउंड दोज न्यूज़. इंडियाज जीएसटी कलेक्शन ग्रोथ स्लोज टू 8.5% इन नवंबर 2024. तो जो जीएसटी कलेक्शन का ग्रोथ था वो स्लो हो चुका है 8.5% है नवंबर के अंदर. द ग्रॉस गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्शन इंक्रीज्ड बाय 8.5% ही. सो 1.82 लाख करोड़ का इस बार इन्फ्लो हुआ था, पर अक्टूबर में 1.87 का हुआ था. डोमेस्टिक वर्सेस रेवेन्यू इंपोर्ट्स की बात करें तो डोमेस्टिक जीएसटी रेवेन्यू ग्रू बाय 9.4% वाइल द जीएसटी फ्रॉम इंपोर्ट्स इंक्रीज बाय 5.4%. तो यहाँ पे जीएसटी कलेक्शन के अंदर थोड़ा सा स्लो डाउन आया. यू ऑल नो दैट जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स विच इज गवर्न्ड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ Indirect Taxes and Customs, which is CBIC. Agencies downgrade India's financial year 25 growth forecast following the Q2 GDP slowdown. The India's GDP growth decelerated to 5.4% in quarter 2 in the financial year 2025, making it 7-quarter low and prompting several agencies to revise the full year growth projection. तो अभी क्या है यहाँ पे कि ग्रोथ इतनी कम हो चुकी है कि पूरे ईयर का प्रोजेक्शन वापस चेंज होगा. रिवाइज्ड ग्रोथ प्रोजेक्शन क्या है? आरबीआई के हिसाब से रिवाइज्ड ग्रोथ प्रोजेक्शन है 7.2%. हाउएवर द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इज एक्सपेक्टेड टू लोअर दिस प्रोजेक्शन इन द अपकमिंग पॉलिसी रिव्यू. तो वो भी हो चुकी है, उसके बारे में भी बात करते हैं कि नया प्रोजेक्शन क्या बताया गया है. फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी अपना एस्टिमेशन दिया है बिटवीन 6.5% एंड 7. वाइल सम इंप्रूवमेंट इज एंटिसिपेटेड इन द सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25. अच्छा, कुछ इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है सेकेंड हाफ में 2025 के, पर इकोनॉमिस्ट अभी भी कॉशियस है ड्यू टू परसिस्टेंट चेंज इन द अर्बन डिमांड, टेंटेटिव प्राइवेट कॉर्पोरेट कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड पोटेंशियल ग्लोबल इकोनॉमिक हेडविंड्स. एसबीआई लॉन्चेस हर घर लखपति इनिशिएटिव टू बूस्ट डिपॉजिट्स. एसबीआई बैंक ने डिपॉजिट्स को बूस्ट करने के लिए एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, हर घर लखपति, विच इज एम्ड एट इनकरेजिंग द डिपॉजिट ग्रोथ थ्रू आरडी रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम. बैंक में मल्टीपल वे से हम पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, तो आरडी भी एक वे है. हर महीने हम कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवा सकते हैं सेविंग के लिए. सो ये टाइम डिपॉजिट्स का पार्ट बन जाता है रिकरिंग डिपॉजिट्स. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट करना डिपॉजिटर्स को टू अक्यूमुलेट 1 लाख बाय प्रमोटिंग सिस्टमैटिक सेविंग्स इन आरडीज. अभी क्या सिचुएशन है? ओवरऑल क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो है एसबीआई का वो 68% पे है. सो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यहाँ पे आ गई है, इसके बारे में भी हम समझेंगे कि ये क्या होता है. इट्स करंटली 68% के आसपास है और एसबीआई एम्स टू मेंटेन एन इंक्रीमेंटल क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो एट 100% टू सपोर्ट इट्स लेंडिंग एक्टिविटी. तो ये रीजन क्या है इसको लॉन्च करने का? यहाँ पे क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो को बूस्ट करना. दिस स्ट्रेटेजिक मूव्स कम्स एज बैंक फेस चैलेंजेस इन रिसोर्स मोबिलाइजेशन, प्रमोटिंग एसबीआई टू अडॉप्ट इनोवेटिव अप्रोचेस टू अट्रैक्ट एंड रिटेन डिपॉजिटर्स. तो अभी बात करते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो आखिर होता क्या है. सो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इज अ की मेट्रिक. देखो इसके नाम में ही क्या है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो. क्रेडिट हमने कितना दे रखा है डिवाइडेड बाय हमारे पास डिपॉजिट्स कितने आ चुके हैं. दिस इज नथिंग बट योर क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो ओनली. सो इट्स अ की मेट्रिक दैट कंपेयर्स अ बैंक्स टोटल लोन्स टू इट्स टोटल डिपॉजिट्स. आपने कितने लोन्स दे रखे हैं वो आपका क्रेडिट में आ गया, और आपने कितने डिपॉजिट्स ले रखे हैं पब्लिक से वो आपका डिनोमिनेटर के अंदर आ गया. इट मेजर्स अ बैंक्स लिक्विडिटी एंड एबिलिटी टू कवर कस्टमर विड्रॉल्स एंड लोन लॉसेस. ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो. लो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो मीन्स पुअर क्रेडिट ग्रोथ एज कंपेयर टू डिपॉजिट ग्रोथ एंड वाइस वर्सा. अभी अगर आपका सीडी रेशो कम आ रहा होगा, मतलब आपकी क्रेडिट ग्रोथ जो है वो कम हो रही है ऑब्वियसली. तो यहाँ पे एसबीआई बैंक अपना क्रेडिट ग्रोथ बढ़ाना चाहता है, इसीलिए वो इस पे स्कीम पे वर्क कर रहा है. इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व डिक्लाइन बाय $48 बिलियन ओवर 2 मंथ्स. तो 2 महीने के अंदर यहाँ पे $48 बिलियन का डिक्लाइन हो चुका है फॉरेक्स रिजर्व्स के अंदर. और ऑब्वियस रीजन है, आप लोगों को भी पता होगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या रीजन्स एमिनेट हो रहे हैं डिक्लाइन के, राइट. सबसे बड़ा रीजन कि आपका यूएस के अंदर इलेक्शंस के बाद डॉलर काफी स्ट्रांग हो चुका है. कुछ की फैक्टर्स हम देखते हैं, जैसे आरबीआई का इंटरवेंशन. द सेंट्रल बैंक
has actively sold dollar to mitigate the rupee volatility amid the strengthening US dollar. तो डॉलर के स्ट्रांग होने की वजह से सेंट्रल बैंक ने काफी सारा सेल किया था डॉलर यहाँ पे टू मिटिगेट द रूपी वोलेटिलिटी। एक तो ये रीजन है। करेंसी का डेप्रिसिएशन हमारा हुआ है, आप लोगों को पता ही है, काफी न्यूज में अभी प्रेवलेंट है। द रूपी डेप्रिसिएटेड बाय ऑलमोस्ट 0.5% अगेंस्ट द डॉलर इन नवंबर फॉलोइंग अ 0.25% डिक्लाइन इन अक्टूबर। तो अक्टूबर के अंदर तो सिर्फ 0.25% का डिक्लाइन हुआ था। नवंबर की बात करें तो 0.48% का डिक्लाइन हुआ है। ये टोटल अब तक 1.5% का डेप्रिसिएशन रूपी पे लग चुका है। ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन, क्योंकि यूएस डॉलर काफी रोबस्ट हो चुका है एंड द कैपिटल आउटफ्लोज हैज एक्सर्टेड एडिशनल प्रेशर ऑन इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज। काफी सारा कैपिटल आउटफ्लो भी हो रहा है, तो ये एक एडिशनल बर्डन की तरह काम कर रहा है हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स को कम करने के लिए। रीसेंट ट्रेंड्स की अगर बात करें, सो इन द वीक ending on 15 November, reserves fell by 17.76 billion, the largest weekly drop on record। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इससे पहले इट्स काइंड ऑफ अ मिरर सिचुएशन की इससे पहले सिमिलर ट्रेंड हुआ था 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में, तब रिजर्व फेल हुए थे 15.5 बिलियन से इन अ सिंगल वीक। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। बैंक क्रेडिट ग्रोथ टू एनबीएफसी डिक्लाइन शार्पली टू 6.4%। बैंक क्रेडिट ग्रोथ टू एनबीएफसी, तो बैंक क्या करता है ना, लोन देता है एनबीएफसी को, तो यहाँ पे उस क्रेडिट की ग्रोथ रेट के अंदर काफी डिक्लाइन आया है, 6.4% पे हो गई इन अक्टूबर। ग्रोथ डिक्लाइन, क्रेडिट टू एनबीएफसी ग्रू बाय ओनली 6.4% इन अक्टूबर, डाउन फ्रॉम 18.3%। पहले 18.3% हुआ करता था अ ईयर अगो, अभी 6.4% बचा है ग्रोथ, राइट। सो आउटस्टैंडिंग क्रेडिट स्टूड एट 15.36 ट्रिलियन। डिक्लाइन का रीजन क्या है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एक तो आरबीआई का एक्शन, रेगुलेटरी मेजर्स इंक्लूडिंग 25% रिस्क वेट इंक्रीज, 25% रिस्क वेट इंक्रीज ऑन एनबीएफसी लोन्स इन 2023। एक्चुअली क्या हुआ ना, 2023 के अंदर आरबीआई ने रिस्क वेट जो होता है वो इंक्रीज कर दिया 25% से ऑन एनबीएफसी लोन। अभी रिस्क वेट का क्या मतलब होता है ना, हर असेट क्लास को रिस्क दिए जाते हैं। बैंक लोन दे रहा है एनबीएफसी को, तो एक असेट है बैंक के लिए, क्योंकि इट इज जनरेटिंग अ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, राइट। तो ऐसे केस में आरबीआई ने क्या किया, एनबीएफसी लोन को कह दिया कि ये इसका रिस्क वेट 25% से बढ़ा दिया जाए, मतलब रिस्क का वेट बढ़ा दिया। अभी रिस्क का वेट बढ़ा दिया तो ये थोड़ी सी रिस्की सिचुएशंस हो गई बैंक के लिए, राइट। उनके ऊपर भी लिमिटेशन होती है कि वो हर रिस्क वेट के हिसाब से लोन दें। तो ऐसे केस में इसकी वजह से थोड़ा सा एनबीएफसी लोन्स के अंदर डिक्लाइन आया है, प्लस देयर आर सेक्टोरल ट्रेंड्स इन इंडस्ट्री क्रेडिट एज वेल। डेटा ने रिफ्लेक्ट किया है कि एनबीएफसी हैज शिफ्टेड टू ऑल्टरनेटिव फंडिंग। एनबीएफसी ऑल्टरनेटिव फंडिंग पे शिफ्ट हो रही है क्योंकि इतने सारे चेंजेस हुए हैं, एंड आरबीआई ने भी एक्शन लिया है। द बैंक रीअलाइनिंग द लेंडिंग स्ट्रैटेजीज, बैंक भी अपनी लेंडिंग स्ट्रैटेजीज को रीअलाइन कर रहे हैं रादर देन गिविंग इट टू एनबीएफसीज। वुमेन सेंट्रिक वेलफेयर स्कीम constitute 0.5% of the India's GDP in financial year 2025. So the scheme aims to expand social security for women, but vary significantly in the economic impact and state level implementation. 9 states with ongoing and proposed cash transfer schemes for women has collectively allocated 18 billion for financial year 2025. ये रिप्रेजेंट करती है 0.5% ऑफ द इंडियाज जीडीपी को। ये रिपोर्ट आई है गोल्डमैन सैक ग्लोबल रिसर्च की। महाराष्ट्र का सबसे लार्जेस्ट अलोकेशन है, ये चीज आपको याद रखनी चाहिए, एट 5.4 बिलियन विच इज 1.1% ऑफ इट्स जीडीपी। उसके बाद कर्नाटका एंड हरियाणा सेकंड और थर्ड पे आते हैं। दिल्ली का यहाँ पे सबसे लोएस्ट अलोकेशन है। यूपीआई ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शन डिक्लाइन पोस्ट द फेस्टिव सीजन। तो जैसे ही फेस्टिव सीजन खत्म हुआ है, यूपीआई ट्रांजैक्शंस के अंदर एक डिक्लाइन देखा गया है इन नवंबर 2024। अच्छा, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ओके, इसके बारे में और बात करेंगे। इन इंडिया हैज एक्सपीरियंस्ड अ डिक्लाइन फॉलोइंग द फेस्टिव सीजन पीक इन अक्टूबर। अक्टूबर फेस्टिव सीजन होने की वजह से पीक आया था, अभी नवंबर के अंदर एक डिक्लाइन देखा गया है। ट्रांजेक्शन वॉल्यूम कितने से डिक्रीज हुए हैं, 7% से टू 15.48 बिलियन। अक्टूबर के अंदर यही 16.5 बिलियन समथिंग थे, अभी 15.48 हो गए हैं। ट्रांजेक्शन वॉल्यूम ही नहीं, ट्रांजेक्शन वैल्यू भी ड्रॉप हुआ है 8% से, और डेली ट्रांजेक्शन्स भी फेल हुए हैं।
ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, अच्छा अभी भले ही फेस्टिव सीजन की वजह से जंप आया, उसके बाद वापस स्लो डाउन आया, पर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी जाए तो देयर इज अ 38% इंक्रीज इन द वॉल्यूम। वॉल्यूम के अंदर तो काफी अच्छा इंक्रीज है 38% का, और वैल्यू के अंदर भी 24% का इंक्रीज है। ईयर ऑन ईयर मतलब हम नवंबर 24 को नवंबर 23 से कंपेयर कर रहे हैं, राइट। तो नवंबर 2023 में कितना वॉल्यूम था, वैल्यू था, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं अभी के नवंबर 24 से। अभी अदर सिस्टम्स की बात करें तो IMPS है, फास्टैग है, राइट, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम भी है। तो IMPS के अंदर भी डिक्लाइन देखा गया है। फास्टैग के अंदर अ मार्जिनल डिक्रीज ऑफ 1% है, हालांकि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। आधार एनेबल्ड के अंदर 27% का डिक्लाइन है, बोथ इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड वॉल्यूम। पोस्ट फेस्टिव सीजन यूपीआई ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्ट अ रिटर्न टू टिपिकल स्पेंडिंग पैटर्न, तो जो रेगुलर पैटर्न चल रहा है उस पर आ चुका है। दिस जंप वॉज ओनली ड्यू टू फेस्टिव सीजन। यूपीआई की अगर बात करें तो इट इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अच्छा, इट इज अ रियल टाइम, अब यूपीआई के बारे में आप लोगों को क्या बताना, राइट, सब हम 24 आवर्स यूपीआई को यूज करते हैं, तो इट्स अ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई ने इसको डेवलप किया है। यहां से आपका अकाउंट लिंक हो जाता है फोन के थ्रू और आप P2P ट्रांसफर कर सकते हैं 24/7, सीमलेस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है। अच्छा, एनपीसीआई कंडक्ट अ पायलट लॉन्च विद 21 मेंबर्स ऑन April 11, 2016. This was inaugurated by Mr. Raghuram Rajan, who was the ex-governor of Reserve Bank of India. Government considered doubling the EPF wage ceiling to 30,000. अच्छा, अभी करंट सीलिंग कितनी है EPF की, मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की बात हो रही है, तो अभी एट प्रेजेंट 15,000 पर मंथ है, और इससे पहले 2014 के अंदर 6,500 थी, तो वहां से 15,000 की थी। अभी प्रपोज चेंज क्या चल रहा है कि इसको 30,000 कर दिया जाए, ताकि और भी एम्प्लॉइज आ पाए हैं EPF बेनिफिट के अंदर। ESIC वेज सीलिंग लिमिट अलाइनमेंट, तो जो ESIC होता है, जो कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होता है, उसका भी अलाइनमेंट यहाँ पे करने का प्रपोजल चल रहा है फॉर बेटर वर्कफोर्स सेगमेंट। इंप्लीमेंटेशन टाइमलाइन, इसका डिस्कशन अभी ऑनगोइंग है और ये फरवरी के अंदर मीटिंग होगी, तो वहां पे पता चलेगा कि इसका क्या कंक्लूजन निकलता है। इंप्लीकेशंस इसके क्या होने वाले हैं, तो इंक्रीज्ड कवरेज, हायर वेज सीलिंग वुड एक्सटेंड EPF एंड ESI बेनिफिट टू मोर एम्प्लॉइज, प्रमोटिंग द फाइनेंशियल सिक्योरिटी। देखो, ये सारे जो असेट क्लासेस होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए होते हैं, राइट, और हेल्थ केयर के लिए होते हैं, तो इससे आपका इंक्रीज्ड कवरेज हो जाएगा। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी इंपैक्ट आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे रिवाइज्ड वेज लिमिट हो चुकी है, और जो एम्प्लॉय की आपकी जो टेक होम सैलरी होती है उसको थोड़ा सा हिट मिलने वाला है, क्योंकि पहले 15,000 पे परसेंटेज लगता था PF का, अब वो 30,000 पे लगेगा, जस्ट डबल अमाउंट पे, तो यहाँ पे आपकी टेक होम जो सैलरी होगी वो गिरने वाली है। इंडिया एलिमिनेट्स विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स ऑन क्रूड ऑयल एंड फ्यूल एक्सपोर्ट्स। अभी सबसे पहले तो पता होना चाहिए विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स होता क्या है, राइट। तो पहले बात करते हैं कि ये लगाया कब गया था। देखो, तो 1 जुलाई 2022 को लगाया गया था, टू कर्ब एबनॉर्मल प्रॉफिट्स बाय ऑयल कंपनीज ड्यूरिंग द रशिया यूक्रेन वॉर। तो क्या होता है ना, देखो, जिनके पास ऑयल ज्यादा होता है, वहां पे अगर वॉर होने लग जाए, कुछ हो जाए, तो उसका क्रूड ऑयल का इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड में आने लग जाता है, उसकी प्राइसेस का, राइट। काफी कंपनीज को एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं और काफी कंपनीज को एबनॉर्मल प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं उस वजह से। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज विंडफॉल टैक्स। इट्स अ स्पेशल टैक्स ऑन कंपनीज गेनिंग एक्सेसिव प्रॉफिट ड्यू टू सडन प्राइस स्पाइक। मान लो आज मेरे पास ऑयल पड़ा हुआ है, काफी हैवी क्वांटिटी में ऑयल पड़ा हुआ है, ठीक है, काफी हैवी क्वांटिटी में मेरे पास ऑयल पड़ा हुआ है। अगर रशिया यूक्रेन वॉर हुआ और एकदम से प्राइसेस बढ़ने लग गई क्रूड ऑयल की, राइट, बढ़ने लग जाती है क्रूड ऑयल की प्राइसेस, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में काफी दिक्कत आता है, कंट्री सप्लाई नहीं करे, लेट करे, उस वजह से प्राइस में इंक्रीज आया। अब मेरा तो पड़े पड़े ऑयल का रेट काफी बढ़ गया एकदम से, सो दिस इज अ काइंड ऑफ एबनॉर्मल गेन विच आई एम हैविंग, राइट। तो इंडिया ने क्या किया था, विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स, ये विंडफॉल है एक तरह से, राइट, एक एबनॉर्मल गेन है। सो इस प्रॉफिट पे जो आपको बैठे बैठे हो गया, कंपनीज के ऊपर ये गेन पे टैक्स लगाया गया था, अप्लाइड टू द कंपनीज हुज अर्निंग सर्ज्ड ड्यू टू द ग्लोबल लिंकेज ऑफ डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्राइसेस विद द इंटरनेशनल रेट्स। तो ये टैक्स का मतलब था, अभी ये जाके हटा दिया गया है, इंडिया ने इसको क्या कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया है। अभी रीजन कि क्यों एलिमिनेट किया है, तो स्टेबलाइज्ड प्राइसेस,
क्रूड ऑयल का प्राइस जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में स्टेबलाइज हो चुका है, अभी एबनॉर्मल प्रॉफिट के चांसेस यहाँ पे कम हो चुके हैं। डिक्लाइनिंग रेवेन्यू, अच्छा जो कलेक्शन आ रहा था इंडिया को विंडफॉल टैक्स से वो ड्रॉप हो गया। पहले तो 25,000 करोड़ का कलेक्शन आया था 22-23 फाइनेंशियल ईयर में, वो डायरेक्टली कितने पे ड्रॉप हो गया, 6,000 करोड़ पे ड्रॉप हो गया है अभी वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो काफ़ी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है। इंडस्ट्री ऑपोजिशन, इंडस्ट्रीज जैसे ओएनजीसी और रिलायंस इंडस्ट्री जिनके ऊपर ये टैक्स लगाया जा रहा है, उन लोगों ने भी काफ़ी अपोज किया है इस चीज़ को, क्योंकि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे सफ़र करती है और दिस डिस्करेजेस द प्रोडक्शन एज वेल। इन्वेस्टर के भी काफ़ी कंसर्न्स रहे, जो इस पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर इन्वेस्टर्स हैं वो भी काफ़ी सारी इससे डिसअपॉइंटेड थे कि ये टैक्सेशन का इतना बड़ा अमाउंट क्यों लगाया जा रहा है कंसिस्टेंटली। इंडिया टू अपडेट जीडीपी बेस ईयर टू फाइनेंशियल ईयर 2023। अभी क्या हो रहा है ना, जीडीपी का एक बेस ईयर है जो हम कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं, फिलहाल वो क्या है, करंट फिस्कल ईयर है 2011-2012। अभी उसको हटा के क्या कर दिया जा रहा है, 22-23 कर दिया जा रहा है, यानी कि 11-12 से हम आ रहे हैं बेस ईयर पे 22-23 पे, FY12 से FY23 पे आ रहे हैं। रीज़न बीइंग इस ड्यूरेशन में 2012 से लेके 2023 तक पूरा वर्ल्ड चेंज हो चुका है, पूरी इंडिया की भी बाकी सारी काफ़ी चेंजेस आए हैं इकोनॉमी में, बैंक में, फाइनेंस में, राइट। और पेंडेमिक के बाद स्पेशली सब कुछ चेंज हो चुका है, तो यहाँ पे अभी इंडिया क्या करने वाला है, अपडेट करने वाला है अपना जीडीपी का बेस ईयर, ताकि जो डेटा आए वो ज़्यादा एक्यूरेट आए। अपडेटिंग दिस बेस ईयर इज असेंशियल टू एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करंट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। करंट के जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हुए हैं, डेवलपमेंट हुए हैं, उसको सही से बताने के लिए ये ज़रूरी है, इंक्लूडिंग द राइज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड पेंडेमिक। सो द करंट बेस ईयर मे नॉट फुली कैप्चर दीज स्ट्रक्चरल शिफ्ट जो हुए हैं इकोनॉमी के अंदर। काफ़ी सारा डिजिटाइजेशन हुआ है, एआई आया है, राइट, पेंडेमिक का इफेक्ट भी आया था इसके अंदर, तो ये सारा फैक्टर अभी नहीं हो पाया है। दैट्स वाई हम हमारा जीडीपी बेस ईयर चेंज करने वाले हैं टू FY23। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपको याद रखनी है। इसका इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है, एनहांस्ड एक्यूरेसी। इससे क्या होगा, क्लियर पिक्चर पता चलेगी कि अभी चल क्या रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ में। जो नंबर्स आएंगे, अभी तो देखो 2012 का नंबर लिया जाता है बेस ईयर, तो अभी इसको हम पास में ले आते हैं, अभी क्या चल रहा है 2024-25 चल रहा है, तो अभी 23 को अगर हम बेस में लेने लग जाएं 2023 ईयर को, तो ज़्यादा एक्यूरेट बताएगा क्योंकि पास का नंबर है, राइट। आई होप वेटेड एवरेज आप सभी लोगों ने सीखा है तो आप रिलेट कर पा रहे हैं। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, एक्यूरेट जीडीपी डेटा इज क्रूशल फॉर इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग। अच्छा, जितना क्रूशल ये डेटा है, राइट, जितना एक्यूरेट ये डेटा होगा उतने ही बेटर डिसीजन लिए जाएंगे। पुराने डेटा के बेस पे अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया तो वो इतना एक्यूरेट नहीं हो पाएगा, राइट, आपकी डिसीजन मेकिंग खराब हो सकती है। इसीलिए ये 2023 करने का सेंस ये है कि आपकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो पाएगी, क्योंकि आजकल सब क्या है, डेटा ड्रिवन डिसीजंस होते हैं। अगली न्यूज़ के बारे में बात करें तो आरबीआई पॉलिसी हाइक इन द FCNR बात करेंगे। FCNR क्या होता है, FCNR की डिपॉजिट रेट हाइक कर दी है आरबीआई ने, विच में हैव अ लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन द फ्लोज। आरबीआई का अनाउंसमेंट ये आया था कि इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट ऑन FCNR डिपॉजिट्स इफेक्टिव फ्रॉम 6 दिसंबर, और ये वैलिड कब तक होगा, 31 मार्च 2025 तक होगा, मतलब एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तक उन्होंने क्या किया है, इस पे इंक्रीज दे दिया है। सो 1 to 3 ईयर्स की बात करें तो ARR प्लस 400 बेसिस पॉइंट कर दिया है, पहले 250 हुआ करते थे, और 3 to 5 ईयर्स के अंदर 500 कर दिया है फ्रॉम 350 विच वॉज अर्लियर देयर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो FCNR क्या होता है हम समझते हैं पहले, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, फिर इस न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। सो FCNR अकाउंट क्या होता है, इट्स अ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। सबसे पहले याद रखने वाली बात क्या है कि दिस इज अ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट इन इंडिया दैट अलाउज द नॉन रेसिडेंट, ये NR को हेल्प करती है ताकि वो डिपॉजिट्स होल्ड कर पाए इन फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसीज फॉर टेन्योर रेंजिंग फ्रॉम 1 to 5 ईयर। तो अगर मैं एक NR हूँ तो मैं FCNR अकाउंट खुलवा सकता हूँ और इसके अंदर अपना पैसा जमा करवा सकता हूँ। सो द मेंटेन्ड इन फॉरेन करेंसी, तो क्या होता है ना, अभी मान लो मेरे पास डॉलर है तो मैं इसको FCNR के अंदर डिपॉजिट करवा सकता हूँ अगर मैं एक नॉन रेसिडेंट हूँ तो, ओके। तो ऐसे केस में डॉलर को डिपॉजिट करवा दिया तो इससे क्या होगा ना, मेरे को फ्लक्चुएशंस का इशू नहीं आएगा, राइट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द करेंसी फ्लक्चुएशन। आज मान लो रुपी के अंदर मैं इसको कन्वर्ट करवाता
पहले डॉलर को रुपी के अंदर कन्वर्ट करवाता, और आपको पता ही है अभी रुपी गिरे जा रहा है, राइट, डिप्रिसिएट हुए जा रहा है, तो मेरा पैसा भी गिर जाता। तो FCNR के अंदर डॉलर में आपको मेंटेन करने का परमिशन मिल जाता है अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो। सो ये करेंसी फ्लक्चुएशन रोकने का काम करता है। कॉमनली यूज्ड फॉर करेंसीज इंक्लूडिंग द ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, ब्रिटिश पाउंड, कनेडियन डॉलर, जापानीज येन एंड US डॉलर। फेमा रेगुलेशन अलाउ करती हैं FCNR डिपॉजिट के अंदर इन एनी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी। अच्छा, फिर ARR भी आया था। तो ARR एक रेट होती है जिसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट रेफरेंस रेट। So this is a reference rate used to calculate the interest rate offered on FCNR deposit. ये एक रेफरेंस रेट है, ओके। तो अब FCNR पे मैं कितना इंटरेस्ट रेट दूं, ये मैं किसको बेस में लेकर देखता हूं, तो इस रेफरेंस रेट को देखता हूं, ऑल्टरनेट रेफरेंस रेट को मैं बेस लेकर देखता हूं कि मुझे FCNR अकाउंट पे कितना पैसा देना है, कितना इंटरेस्ट देना है। तो ये क्या किया है अभी गवर्नमेंट ने, RBI ने क्या किया, हाइक कर दिया इस पे इंटरेस्ट रेट। तो अभी इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिया तो मतलब बाहर से फ्लो ज्यादा आएगा, राइट। फॉरेन इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड होंगे ज्यादा इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, जो बाहर NRs रहते हैं वो लोग। सो द हाइक एम्स टू अट्रैक्ट मोर फॉरेन करेंसी इनफ्लोज इनटू द इंडियन बैंकिंग। आपको पता ही है हमारा करेंसी इनफ्लोज काफी कम हो चुके हैं, राइट, काफी गिर रहा है हमारा फॉरेक्स रिजर्व, तो उसको प्रमोट करने के लिए किया गया है। बैंकर्स आउटलुक, लिमिटेड इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड ड्यू टू कॉम्पिटिटिव ग्लोबल रेट्स। अच्छा, बैंकर्स क्या बोल रहे हैं सब कि इसका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में भी रेट्स कॉम्पिटिटिव है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा दे रहे हो, बाहर भी इतना मिल रहा है, ऐसा बैंकर्स का आउटलुक है। एंड नैरोइंग द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बिटवीन US एंड इंडिया। तो US में और इंडिया में जो इंटरेस्ट रेट का फर्क है वो क्या होता है, कम हुए जा रहा है, राइट, नैरो हुए जा रहा है, उस वजह से कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ऐसा बैंकर्स का ओपिनियन है। और वो कह रहे हैं कि इससे कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा, एक लिमिटेड इंपैक्ट ही आएगा। सजेशंस फॉर ऑल्टरनेटिव मेजर्स लाइक CRR कट टू इंप्रूव इफेक्टिवनेस। अभी अपनी लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए वो बोल रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव मेजर्स यूज करो, जैसे कि आप CRR कट कर दो, राइट, कैश रिजर्व रेशो, जो हम आगे समझने वाले हैं। तब इससे आपका क्या होगा, इंप्रूव होगी इफेक्टिवनेस रादर देन डूइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स। करंट ट्रेंड, FCNR inflow for April to September 2024 stood at 5.34 billions, which is up from 1.92 billion in the previous year। तो previous year के अंदर सिर्फ 1.92 बिलियन डॉलर्स था, अभी 5.34 बिलियन डॉलर्स हो चुका है। आउटस्टैंडिंग FCNR डिपॉजिट टोटल 31.08 बिलियन डॉलर। ये हमने देखा FCNR का हाइक का न्यूज। फिर उसके बाद बात करें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो इन इंडिया क्रॉसेस $1 ट्रिलियन। तो एक ये बहुत ही बड़ा मार्क हो गया है। इंडिया का जो FDI इनफ्लो है वो क्रॉस हो गया है $1 ट्रिलियन से। सो दिस माइलस्टोन इज इन अ पीरियड ऑफ April 2000 टू September 2024, शोकेसिंग इट्स स्टेटस एज अ की ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। तो इंडिया एक की ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के अंदर आ चुका है, इतना बड़ा इसमें इनफ्लो हुआ है FDI के अंदर। सो अकॉर्डिंग टू द DPIIT डेटा, द क्यूमुलेटिव FDI इनफ्लो इंक्लूड्स इक्विटी से आया है पैसा FDI का, री इन्वेस्टेड अर्निंग से आया है, जो पहले कमाया था वही वाली अर्निंग वापस री इन्वेस्ट हुई है, एंड अदर कैपिटल हुई है अमाउंटिंग टू $1033.4 बिलियन, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है। इन तीन चीजों से आता है। दिस माइलस्टोन रिफ्लेक्ट इंडियाज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड अट्रैक्टिवनेस टू फॉरेन इन्वेस्टर्स। मेजर कंट्रीब्यूटर्स कौन रहे हैं इसमें, तो मॉरिशियस से काफी बड़ा एक अमाउंट आया है, राइट, 25% ऑफ द टोटल FDI सिर्फ मॉरिशियस से आ गया है। सिंगापुर से भी 24% और यूनाइटेड स्टेट्स से 10%। तो ये तीनों मिलकर बहुत ही बड़ा अमाउंट यहाँ पे, मोर देन 50% यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। टॉप सेक्टर्स रिसीविंग FDI, तो ये तो कंट्रीज हुई जहां से सबसे ज्यादा FDI आया, तो आपको याद रखना है मॉरिशियस से सबसे ज्यादा आया, राइट। और सेक्टर कौन कौन से थे जिनमें FDI आया है, तो सर्विस सेक्टर थे, यानी कि बैंकिंग हो गया, फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, इंश्योरेंस है, राइट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी है, उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में भी आया है, और टेलीकम्युनिकेशंस के अंदर भी बड़ा इन्फ्लो यहाँ पे आया है। अगला डिस्कशन हम करते हैं RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कशन होने वाला है। RBI कंडक्टेड इट्स मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग ऑन December 6, 2024। तो 6 दिसंबर को ये मीटिंग हुई थी, एड्रेसिंग की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड पॉलिसी डिसीजंस। तो की डिसीजंस इसमें क्या हुए थे, रेपो रेट को मेंटेन किया गया था एट 6.5%। ये याद रखना आपको बहुत ही जरूरी है।
this was maintained at 6.55% for the 11th consecutive meeting। तो continuously रेपो रेट को क्या किया जा रहा है, नहीं चेंज किया जा रहा है, कांस्टेंट रखा जा रहा है, एमिंग टू बैलेंस इन्फ्लेशन कंट्रोल विथ इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी क्या होता है ना, इन्फ्लेशन भी हाई चल रहा है आपका, ऐसे केस के अंदर अगर आप रेपो रेट को डिक्रीज कर देंगे तो इन्फ्लेशन के और हाई जाने के चांसेस हैं। दिस वाज द रीजन बिहाइंड कि रेपो रेट को एकदम से नहीं कट किया जा रहा है और दूसरे मेजर्स लिए जा रहे हैं। कैश रिजर्व रेशो की अगर बात करें तो रिड्यूस्ड बाय 50 बेसिस पॉइंट्स टू 4%। पहले 4.5% था, इसको रिड्यूस करके 4% पे लाने की बात की गई है, वो भी 2 फेजेस के अंदर। तो पहले फेज तो आपका 14 दिसंबर को किया जाएगा और सेकेंड 28 दिसंबर को किया जाएगा। सो दिस हैज एन अप्रोक्सीमेट इंजेक्शन ऑफ लिक्विडिटी रिलेट अमाउंटिंग टू 1.16 ट्रिलियन रुपीस। तो 1.16 ट्रिलियन रुपीस का यहाँ पे इनफ्लो आने वाला है बैंकिंग सिस्टम के अंदर, एनहांसिंग देयर लिक्विडिटी, क्योंकि सीआरआर कट किया गया है इस वजह से। अभी कुछ टर्मिनोलॉजीज की भी बात कर लें, जिन लोगों को नहीं आइडिया हो कि रेपो रेट क्या होती है तो उसकी बात कर लेते हैं। सो रेपो रेट इज द रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई क्या करता है, लेंड करता है मनी को टू कमर्शियल बैंक्स। ओके, तो जो बैंक्स होते हैं वो कितने अमाउंट, कितने परसेंटेज पे लोन ले सकते हैं आरबीआई से, दैट इज नथिंग बट योर रेपो रेट। इट्स अ शॉर्ट टर्म नेचर काइंड ऑफ लोन। ओके, सो द टर्म रेपो, अभी किसी को ये कंसर्न हो सकता है कि सर रेपो का मतलब क्या है ना, ये रेपो टर्म क्यों रखा गया है। सो द टर्म रेपो इज शॉर्ट फॉर रीपर्चेज एग्रीमेंट। अभी समझना बात को, यहां पे तो एक आरबीआई है, ठीक है, ये हमारे आरबीआई हो गए, ये हमारे एक बैंक हो गए। अभी बैंक क्या कर रहे हैं, आरबीआई से लोन ले रहे हैं। जब भी आप लोन लेते हो तो रिटर्न में क्या देते हो, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी तो दोगे, राइट, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी तो देनी पड़ेगी ना, ऐसे फ्री में थोड़ी लोन मिलने वाला है आपको, राइट। तो ये जो आपने सिक्योरिटी दी है, अभी ऐसा तो है नहीं कि आरबीआई हमेशा का हमेशा रख लेगा, राइट, कभी ना कभी आप लोन वापस रीपे करोगे और अपनी सिक्योरिटी को वापस क्या कर लोगे, ले लोगे। तो इसको बोलते हैं रीपर्चेज ऑफ सिक्योरिटी। तो ये रेपो आता है रीपर्चेज वर्ड से। ओके, ये रेपो आता ही कहां से, रीपर्चेज एग्रीमेंट से। जब भी आपने अपनी सिक्योरिटी दी आरबीआई को, उसी टाइम आरबीआई आपसे क्या करता है, आप क्या करते हो, आरबीआई से एक रीपर्चेज एग्रीमेंट करवा लेते हो कि ये सर सिक्योरिटीज 1 CR की, और ये एग्रीमेंट की मैं वापस से खरीदने वाला हूं आपसे लोन चुकाते वक्त। इसीलिए इसको बोलते हैं रेपो रेट। सो दिस इज द रेट एट विच द आरबीआई बोरोज मनी टू द कमर्शियल बैंक, और ये अभी कितनी चल रही है, 6.5% चल रही है। अच्छा, इससे मैनेज कैसी होती है लिक्विडिटी, तो आरबीआई अगर बैंक को लोन दे रहा है 6.5% पे, मान लो कल को जाके इसको 5.5% कर दी, 5% कर दी, ऐसे केस में बैंक के लिए तो बहुत बढ़िया हो गया। बैंक को तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है, तो बैंक ज्यादा लोन लेने लग जाएगा। कहने का मतलब बैंक के पास लिक्विडिटी ज्यादा हो जाएगी, लिक्विडिटी ज्यादा हो गई तो बैंक आगे लोन भी ज्यादा देगा, तो वो सर्कल चालू हो जाएगा, कैश इनफ्लो बढ़ने का, लिक्विडिटी बढ़ने का मार्केट में। तो आरबीआई रेपो रेट को एडजस्ट करके क्या करता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है और मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। सो द कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम द आरबीआई बाय सेलिंग सिक्योरिटीज लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स एज कोलेटरल। द बैंक एग्रीज टू बाय बैक द सिक्योरिटीज एट द प्री डिटरमाइंड प्राइस एंड टाइम। तो ये जो रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है, ये प्री डिटरमाइंड टाइम और रेट्स पे होता है। अगला टर्म आया था कैश रिजर्व रेशो। आप में से काफी सारे लोगों को आइडिया होगा व्हाट इज सीआरआर। कैश रिजर्व रेशो कुछ नहीं, एक सर्टेन परसेंटेज होता है ऑफ कैश दैट द बैंक हैव टू कीप विद द आरबीआई एज अ डिपॉजिट। आरबीआई के पास बैंक को, अभी क्या हो रहा है, बैंक आरबीआई के पास एक डिपॉजिट रख रहा है, इसको बोलते हैं सीआरआर। ओके, बैंक पैसा दे रहा है आरबीआई को कि सर ये डिपॉजिट का पैसा, ये कैसे डिटरमाइन होता है, एक परसेंटेज होता है दैट इज फिक्स्ड बाय द आरबीआई एंड इज चेंज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो बैंक के पास जितने डिपॉजिट्स आए हैं, ये उस पे एक परसेंटेज होता है, इतना आपको आरबीआई के पास रखना बहुत जरूरी होता है, ताकि कभी आपको कोई लिक्विडिटी इशू आए तो आपका सीआरआर यहाँ पे मेंटेन्ड है। ओके, तो अभी हमने न्यूज में क्या पढ़ा था कि रेपो रेट तो इक्वल रखा गया है 6.5% पे, पर सीआरआर को गिरा दिया गया है 4% पे। ओके, तो इससे क्या हो गया, एकदम से इनफ्लो हो गया। अभी इनफ्लो कैसे हो गया वो बताता हूं। पहले क्या होता था, 100 रुपीज का अगर डिपॉजिट आया है बैंक के पास, तो बैंक को क्या करना पड़ता था, 4.5 रुपीज रखने पड़ते थे।
विथ आरबीआई, राइट। अभी रिवाइज्ड क्या हो गया, अगर 100 रुपीज आए हैं तो मुझे सिर्फ 4 रुपये ही रखने हैं, मतलब ये 0.5 रुपीज मेरे फ्री हो गए, इतना मेरा सरप्लस हो जाएगा, मतलब मैं आगे इसका भी लोन दे सकता हूँ, राइट। तो ये वापस क्रेडिट साइकिल के अंदर आ जाएंगे, मेरी लिक्विडिटी के अंदर आ जाएंगे। अभी मुझे 4.5 नहीं सिर्फ 4 रुपये रखने हैं आरबीआई के पास। ये होता है रेपो रेट एंड कैश रिजर्व रेशियो। इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस की अगर बात करें तो अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, यह एमपीसी कमेटी ने ही बताया है यहाँ पे कि 2024-25 का फोरकास्ट क्या है, रिवाइज हो चुका है डाउनवर्ड में 6.6%। ये जीडीपी ग्रोथ रेट की बात हो रही है, तो जीडीपी ग्रोथ रेट आपकी 6.6% पे रिवाइज हो चुकी है। पहले कितनी थी, 7.2% थी। अभी आरबीआई बोल रहे हैं कि 6.6% हो चुकी है, तो डाउनग्रेड हो चुकी है। इन्फ्लेशन की बात करें तो ये इंक्रीज हो चुका है, प्रोजेक्शन कितना है 4.8% का, एक्नॉलेजिंग द रीसेंट अपटिक्स इन द प्राइस लेवल पर्टिकुलरली इन द फूड एंड एनर्जी सेक्टर। अगली न्यूज की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिस्ट एडवोकेट्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव लिक्विडिटी मेजर्स बियॉन्ड सीआरआर कट। तो अभी रिसेंटली सीआरआर कट हुआ था, तो इकोनॉमिस्ट ऐसा बोल रहे हैं कि हमको और भी कुछ करना पड़ेगा, सिर्फ सीआरआर कट करने से काम नहीं बनने वाला, राइट। एक होता है कि आपको लगी, राइट, आपका एक्सीडेंट हुआ, आपको लग गई तो बैंडेड लगा दी, पर बैंडेड इज नॉट अ परमानेंट इलाज, आपको कुछ उसका परमानेंट इलाज भी करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ सीआरआर कट से काम नहीं चलने वाला है। ये बैंडेज को ही एग्जाम्पल लेके न्यूज़पेपर के अंदर भी आर्टिकल आया था, आई होप आपने पढ़ा हो, द इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर इसका आर्टिकल था। सो द आरबीआई रीसेंट 50 basis point reduction in the CRR is anticipated to provide only temporary relief। इससे temporary relief मिलने वाला है, ये कोई permanent relief नहीं है। Temporary impact of CRR cut, economists suggest that the liquidity infusion from CRR reduction may diminish within few months। तो ये तो कुछ महीनों का ही बात है, ये तो सिर्फ एक temporary इलाज है, इसके बाद भी आपको additional intervention करना पड़ेगा, ऐसा इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं। Potential RBI strategy क्या हो सकती है, टू सस्टेन एडिक्वेट लिक्विडिटी को सस्टेन करने के लिए आरबीआई क्या कर सकती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन कर सकती है, हम बात करेंगे इस टर्म के बारे में। फॉरेन एक्सचेंज स्वैप कर सकती है, या फिर लॉन्ग टर्म वेरिएबल रेपो ऑक्शन भी कर सकती है। तो ये कुछ टर्म्स है जो हो सकता है आपने नहीं सुनी हो, ये सारी आपकी मॉनेटरी पॉलिसी की टर्म्स है, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे अगली स्लाइड में कि इनका क्या मतलब होता है। सो बैंकिंग सेक्टर लायबिलिटी डेटा इंडिकेट्स that the bank's liability to the rest of the banking system has doubled to 5 lakh crore as of 23rd October। तो अभी 5 लाख करोड़ की लाइबिलिटी हो चुकी है, पहले ये 2.5 की हुआ करती थी, राइट। तो जस्ट डबल हो चुकी है, हाईलाइटिंग द इंक्रीज्ड लिक्विडिटी प्रेशर। ये इतना लिक्विडिटी प्रेशर चल रहा है अभी बैंकिंग सिस्टम में कि लाइबिलिटीज को डबल करना पड़ रहा है, बाहर से पैसा लेना पड़ रहा है क्योंकि लिक्विडिटी का शॉर्टेज है, राइट। ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात करते हैं, कुछ टर्म्स की बात करते हैं जो इस न्यूज़ के अंदर आई थी। जो भी न्यूज़ है उससे रिलेटेड टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो न्यूज़ कैसे समझ में आएगी, राइट। ओपन मार्केट ऑपरेशन, व्हेन द आरबीआई बाय सिक्योरिटी। अभी क्या करता है ना आरबीआई, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन यूज कर सकता है। इसका मतलब सिक्योरिटीज होती हैं, देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, बहुत सारी तरीके की सिक्योरिटीज होती है। आरबीआई क्या कर सकता है, इनको बाय कर सकता है मार्केट से। अगर आरबीआई इनको बाय करेगा मतलब आरबीआई इनको खरीद रहा है, कहने का मतलब पैसा देगा, राइट, मनी डालेगा बैंक्स में, मार्केट में। ऐसे केस में क्या होगा, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी एंड लोअर्स द इंटरेस्ट रेट व्हेन इट सेल्स सिक्योरिटी। अच्छा, अगर अभी सिक्योरिटी बेचेगा तो मतलब लोगों को खरीदनी है और आरबीआई के पास पैसा आ जाएगा, सो इट विल रिड्यूसेस द मनी सप्लाई। तो कहने का मतलब अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है तो सिक्योरिटीज को क्या करना पड़ेगा, आरबीआई को बाय करना पड़ेगा, और अगर मनी सप्लाई को रिड्यूस करना है तो आरबीआई क्या करेगा, सिक्योरिटीज को सेल कर देगा। ऐसा करके आपका इन्फ्लेशन और मनी सप्लाई को एडजस्ट करते हैं आरबीआई गवर्नर। फॉरेन एक्सचेंज स्वैप, ये थोड़ी सी अलग सी टर्म आपको लग सकती है, फॉरेन एक्सचेंज स्वैप। समझना बात को, यहां पे आप क्या कर रहे हो, स्वैप कर रहे हो। स्वैप का मतलब आपने आपकी पेंसिल मुझे दे दी, मैंने अपना पेन आपको दे दिया, हमने क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया, स्वैप कर लिया। यहां पे क्या हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज का स्वैप हो रहा है। यूज टू मैनेज लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम। पहली बात तो इससे लिक्विडिटी मैनेज की जाती है आरबीआई द्वारा। कैसे,
RBI sell dollar to the bank and agrees to buy back them at a fixed rate after a set period. In exchange क्या करता है, RBI रुपी दे देता है बैंक को, जिससे क्या हुआ, रुपी आपने इंजेक्ट कर दिया बैंकिंग सिस्टम में, उससे बैंक्स की लिक्विडिटी एनहांस हो गई। एक और तरीके का ऑप्शन यहाँ पे लॉन्ग टर्म वेरिएबल रेट रेपो ऑक्शन, जिसको हम VRR भी बोलते हैं। शॉर्ट टर्म भी होते हैं, पर RBI सजेस्ट करता है अभी कि लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स किए जाएं। द RBI कंडक्ट्स VRR ऑक्शन टू temporarily inject liquidity into the banking system. When it is in deficit mode, the RBI borrows from the banks at a VRR, which is the variable rate. RBI ने क्या किया, बोरो किया वेरिएबल रेट पे फॉर अ सेट पीरियड थ्रू ऑक्शन प्रोसेस, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, VRR ऑक्शन बोलते हैं। द रेट इज यूजुअली लोअर देन द रेपो रेट, तो रेट क्या होती है, रेपो रेट से कम होती है, बट नॉट लेस देन द रिवर्स रेपो रेट। इससे भी लिक्विडिटी एडजस्ट की जाती है। तो ये तीन टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। आगे न्यूज़ की बात करें तो NHAI ग्रीन बॉन्ड इशू की बात करते हैं। की हाइलाइट्स क्या थे इसके अंदर, इसमें अमाउंट रेज किया गया था 775 करोड़ का वाया ग्रीन बॉन्ड्स। अभी ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं हम पहले वो समझ लेते हैं। ग्रीन बॉन्ड्स का मतलब ये होता है कि ऐसे बॉन्ड्स दैट आर इशूड टू रेज फंड्स फॉर एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स। तो अगर आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, तो आप ग्रीन बॉन्ड्स वहाँ पे इशू कर सकते हो, लाइक रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ओके, तो यहाँ पे 775 करोड़ ग्रीन बॉन्ड्स के जरिए इशू किए गए थे। बेस इशू था 500, ग्रीन इशू ऑप्शन था 275 का, और इस पे यील्ड हुई थी 7.23% पर एनम की। इन्वायरमेंटल फोकस ये थे, फंड्स यूज्ड फॉर प्लांटेशन अलॉन्ग विथ हाईवेज एंड मीडियंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनिमल अंडरपासेस। तो देखो आप ये सारे क्या हो, सोशल कॉजेस के लिए, राइट, ग्रीन कॉजेस के लिए यूज हो रहे हैं, एनिमल्स के लिए, प्लांटेशन के लिए, सोलर पावर्ड स्ट्रीट लाइट्स के लिए, राइट, रिन्यूएबल एनर्जीज के लिए। तो ये ग्रीन बॉन्ड्स का पर्पस ये होता है। द पर्पस ऑफ DMEDL, इट्स अ स्पेशल पर्पस व्हीकल ऑफ NHAI and is focused on financing and operating the Delhi-Mumbai Greenfield Express Highway. फंडिंग का टारगेट क्या है, 48,000 करोड़ टू बी रेज्ड फॉर द एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। 43,000 करोड़ ऑलरेडी सिक्योर्ड थ्रू लोन्स एंड बैंक, तो टोटल 48,000 करोड़ का टारगेट था, 43 ऑलरेडी अचीव हो चुका है। लीडरशिप इनसाइट्स की बात करें तो मिस्टर संतोष कुमार यादव इज द NHAI चेयरमैन, बॉन्ड्स set a benchmark for sustainable infrastructure financing, and Mr. Rajendra Kumar, who is the chairman of DMEDL, robust demand reflects investors confidence। ये थी NHAI ग्रीन बॉन्ड से रिलेटेड की न्यूज। अच्छा, यील्ड क्या होता है, ये बॉन्ड से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है। इट इज अ बॉन्ड्स रिटर्न रिलेटिव टू इट्स मार्केट प्राइस। ये हम आने वाली सीरीज के अंदर पढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज। आगे बात करें तो इंडिया टॉप्स ग्लोबल गोल्ड परचेजेस एड्स 27 टन्स टू द गोल्ड रिजर्व। आपने रिसेंटली देखा होगा गोल्ड के प्राइसेस काफी बढ़ गए हैं, ऑल ओवर द ग्लोब बढ़ रहे हैं, हमारे इंडिया में भी बढ़ रहे हैं। इंडिया ने भी काफी सारा गोल्ड खरीदा है, 27 टन गोल्ड ऐड किया गया है। ग्लोबल सेंट्रल बैंक गोल्ड बाइंग सर्ज टू 60 टन इन अक्टूबर 2024, led by the Reserve Bank of India, which added 27 ton, bringing the total purchases to 77 for the year। तो यहाँ पे क्या है, बहुत ही बड़ा एक इंक्रीज आ रहा है गोल्ड प्राइसेस के अंदर ड्यू टू सेंट्रल बैंक कंटिन्यूसली बाइंग इट, और भी बाकी सारी कंट्रीज भी खरीद रही हैं। पीएम लॉन्चेस LIC बीमा सखी योजना। पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड बीमा सखी योजना बाय LIC टू एम्पावर वुमेन थ्रू एम्प्लॉयमेंट एज इंश्योरेंस एजेंट्स। तो यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट के थ्रू सोचा गया है ताकि उनको इंश्योरेंस एजेंट्स बनाया जाए और फाइनेंशियली उनको सिक्योर किया जाए। दिस स्कीम एम्स टू अपॉइंट 2 लाख वुमेन एज एजेंट्स। तो अगले 3 साल के अंदर 2 लाख वुमेन को यहाँ पे एजेंट बनाने का टारगेट है। वुमेन एज्ड 18 to 70 ईयर्स हु आर क्लास 10th पास, उनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। उनको स्टाइपेंड भी मिलेगा और साथ ही में उनको स्टाइपेंड का अमाउंट तो 7,000 पर मंथ है इन द फर्स्ट ईयर, 6,000 इन द सेकेंड ईयर एंड 5,000 इन द थर्ड ईयर। अच्छा, स्टाइपेंड को देख के ये मत समझो कि गिर क्यों रहा है, ये इंक्रीज होगा क्योंकि कमीशन अमाउंट इन एडिशन है। जैसे जैसे आपके ईयर्स आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे आपका कमीशन अमाउंट भी बढ़ता जाएगा इन कंपैरिजन टू कितना बिजनेस आप ला पाते हैं फॉर LIC। ADB अप्रूव्स 500 million for green infrastructure in India. So the Asian Development Bank has approved $500 million loan to support the development of climate resilient infrastructure in India. इसका पर्पस क्या है? So the funding aims to enhance the India's infrastructure
with focus on the sustainability and climate resilience. Target areas क्या हैं? So this will be targeted towards the green technologies, practices to mitigate the environmental impacts. Impact क्या आएगा इसका? The initiative aligns with the India's commitment to sustainable development. तो जो इंडिया का कमिटमेंट है रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कॉम्बैट द क्लाइमेट चेंज, इनके ऊपर इसका इम्पैक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा. दिस अप्रूवल underscores the ABD commitment to supporting the India's transition towards sustainable development, resilient infrastructure development. RBI introduced secured overnight rupee rate, या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में SORR भी कह सकते हैं. So the Reserve Bank of India has announced the development of secured overnight rupee rate, a new benchmark based on secured money market, including the basket repo and tri-party repo, which is the TERP transactions. So SORR aims to enhance the credibility and robustness of the interest rate benchmark in India, addressing the existing rate जो कि MIBOR rate है हमारी, उसके concerns address करने के लिए. The Financial Benchmarks India Limited has been tasked with developing and implementing the SORR rate. Background क्या है? The initiative follows the recommendation of the RBI committee on the MIBOR benchmark with suggested transition to benchmark rooted in secured money market transaction to better reflect the current market dynamics. Global alignment भी इससे रहेगा. So secured overnight financing rate is used in the global markets. So ये international practices के साथ हमको align करेगी. So the introduction of SORR is expected to improve transparency, reliability in the Indian financial markets by providing a benchmark that accurately reflects the cost secured overnight funds. अगली न्यूज आती है, RBI introduces mulehunter.ai to combat the digital frauds. तो यहाँ पे क्या है ना, RBI ने अभी डेवलप किया है एक AI/ML बेस्ड टूल जिसका नाम है mulehunter.ai. इससे क्या है ना, ग्रोइंग इशू जो है म्यूल अकाउंट्स का, राइट, जिनके थ्रू फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, तो ये क्या करेगा, उसको डिटेक्ट कर लेगा और फ्लैग कर लेगा म्यूल अकाउंट्स को. कैसे करेगा? क्योंकि यहाँ पे जो AI जो है ये फीचर इसका ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज करेगा, पैटर्न्स को एनालाइज करेगा, अकाउंट डिटेल्स को, और जो सस्पिशियस अकाउंट होंगे उनको यहाँ पे हाईलाइट किया जाएगा. दिस कम्स इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन राइज इन द बैंकिंग फ्रॉड. तो बैंकिंग फ्रॉड काफ़ी बढ़ रहे हैं, राइट, मोर देन ट्रिपल हो चुके हैं इतने टाइम में. तो इसीलिए जो हमारे एक्स RBI गवर्नर थे अब तो चेंज हो चुके हैं, तो मिस्टर शक्तिकांता दास ने अर्ज किया है बैंक से टू कोलैबोरेट म्यूल AI टू एफिशिएंटली आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट द म्यूल अकाउंट्स. इससे क्या होगा, हमारी ओवरऑल डिजिटल फ्रॉड्स कम होंगे, साइबर सिक्योरिटी एनहांस होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं अगले वीडियो में.